उधर यूक्रेन की एक पर्वतारोही अपने देश के लिए समर्थन जुटने नेपाल पहुंच गई। काठमांडू में उन्होंने एवरेस्ट फतेह की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पर्वतारोही अंतोनिना जरूरी चीजों की पैकिंग करती नजर आई। बैग पैक करने के बाद उन्होंने होटल से चेकआउट किया और फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए निकल गई। अंतोनिना एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई कर यूक्रेन का झंडा वहां फहराना चाहती हैं। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद है अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना और दुनिया से समर्थन जुटाना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर आरोप जल्द तय किए जा सकते हैं। यूक्रेन जंग के ठीक बाद ही रूस के खिलाफ ये केस दायर किया गया था और इसी केस में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक टीम यूक्रेन पहुंची। इस दौरान इस टीम ने बुचा और बोरोद्वांका इलाकों का दौरा किया और रूसी सेना के खिलाफ सबूत जुटाए। इन्हीं इलाकों में यूक्रेन ने पुतिन की सेना पर आम नागरिकों का नरसंहार करने का आरोप लगाया था। ये टीम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान की अगुवाई में वहां पहुंची थी। In the end, independent judges will decide on the strength of what we find. अपने दौरे में करीम खान ने वहां पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और उनका पूरा सच दुनिया के सामने लाने का भरोसा दिया। ज़ेलेंस्की सरकार लगातार पुतिन की सेना पर गंभीर आरोप लगा रही है और ज़ेलेंस्की सरकार ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी सीधे पुतिन को निशाना बनाते रहे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में तो बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक बोल दिया। जंग के बाद से ही रूस पर पश्चिमी देशों की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन बुचा नरसंहार के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से ही बाहर कर दिया गया था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद वहां नरसंहार के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिर्फ कीव में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लोगों को मारने के बाद रूसी सेना ने लाशों को खुले सड़क में छोड़ दिया है, जिससे अब अस्थायी तौर पर दफनाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि 95% लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे और सामूहिक कब्रगाह से हर दिन लाशें निकाली जा रही हैं। सरेंडर करने वाले यूक्रेन के सैनिक का इंटरव्यू रूस की मीडिया में सामने आने पर घमासान मच गया। एडन अस्लिन नाम का ये युद्धबंदी ब्रिटेन का रहने वाला है, जो 2018 में यूक्रेन चला गया था। लेकिन अब सरेंडर करने के बाद उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसने रूस और ब्रिटेन के बीच तल्खी और बढ़ा दी। असल में इस इंटरव्यू में एडन के माथे और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए, जबकि मारिपुल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं थे। दावा है कि रूस में एडन अस्लिन के साथ काफी बदसलूकी हुई और उसका ये इंटरव्यू भी जबरन लिया गया। एडन यूक्रेन के जवान है, जिनके शरीर पर चोट के निशान देखकर उनका परिवार और ब्रिटेन दोनों भड़क गए। एडन यूक्रेन और ब्रिटेन दोनों देशों के नागरिक हैं। युद्धबंदी के तौर पर उनको दी गई यातना को ब्रिटेन और यूक्रेन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बता रहे हैं। बताया गया कि सितंबर में उसे यूक्रेन की फौज से जुड़े 4 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उस पहले ही एडन ने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। सरेंडर के दौरान उसने बताया था कि मारिपुल को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन की फौज ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन जब उसके पास ना तो खाना बचा और ना ही गोला बारूद, तो उसे सरेंडर करना पड़ गया। इसी सरेंडर से पहले उसने ये वीडियो बनाया था। Russian forces have continued to target the civilian areas where we're not located. बताया गया कि जब एडन अस्लिन यूक्रेन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग के मैदान में उतरा तो उसे शादी रचानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब तो यूक्रेन का ये जवान रूसी सेना के कब्जे में है। रूस की मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया कि एडन अस्लिन अपने जिस दोस्त के खातिर ब्रिटेन से यूक्रेन आया, वो नाजी समर्थक है। और यही नहीं, रूस की मीडिया ने तो यहाँ तक आशंका जता दी कि एडन के आतंकियों से रिश्ते हो सकते हैं और वो सीरिया या दूसरी जगहों पर आतंकी संगठनों के साथ भी लड़ चुका है। रूस के इन्हीं दावों के बाद अब इस जवान के परिवार ने उसकी सुरक्षा के लिए चिंता जताई। इनका कहना है कि युद्धबंदी के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। He's a hero to us. एडन के परिवार के अलावा ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने भी ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। साथ ही उसकी जल्द रिहाई की मांग के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर धावा बोला है। इसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है।
जिसमें रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते दिखे। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया है जिसमें रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और काफी नुकसान यहां पर पुतिन की सेना को पहुंचा है। 52 दिन बीत चुके हैं, अभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है और यूक्रेन के सेना की तरफ से लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश है कि वो पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के जासूसी ड्रोन से रूस के टैंक को ट्रैक करने के बाद उस पर हमला कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि रूस की फौज पर यह अटैक यूक्रेन के किस इलाके में किया गया ये पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें लंबे तने वाले सैकड़ों पेड़ों के बीच रूस का एक टैंक वहां मौजूद दिखा, जिसके होने का यूक्रेन के इस ड्रोन ने पता लगाया, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया गया। रूस का वो टैंक वहां खड़ा था, तभी उस पर अचानक से यूक्रेन की सेना ने बम फेंक दिया। इस हमले में रूसी फौज का वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। अभी अभी यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को बेहद नुकसान पहुंचा है। वीडियो में यूक्रेन की सेना कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करते हुए दिखी। वीडियो में यूक्रेन की सेना बंकर में छिपकर रूसी सेना पर गोलियां बरसाती दिखी। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने बंकर बनाए और उस बंकर से वो रूस की सेना पर गोलियां और रॉकेट से हमला कर रही है। तो वही खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर सोवियत संघ बनाने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के दौरान रूस की तरफ से जो टैंक, ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए भेजी जा रही हैं, उन पर सोवियत संघ का झंडा लगा है। और इसी वजह से पुतिन का ये नया और खतरनाक प्लान पूरी दुनिया के सामने आ गया, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया दहशत में है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद तो दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जो पहले कभी नहीं मची थी। पुतिन अपने इस खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में पुतिन की सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला यूक्रेन के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होता दिखाई दिया। इन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस के हमले का प्रतीक बन चुके Z और V के निशान बने थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन पर रूस की जगह सोवियत संघ का झंडा भी लहरा रहा था। यानी साफ है कि पुतिन सोवियत संघ के पुराने दिन वापस लौटाने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं और इस झंडे के जरिए पूरी दुनिया को वो यही संदेश देना चाहते हैं। उस दौर में जब सोवियत संघ था तब भी सबसे बड़ा दुश्मन उनका अमेरिका ही था, और आज जब एक बार फिर वो सोवियत संघ का गौरवमयी इतिहास लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उनके प्लान में सबसे ज्यादा पलीता अमेरिका ही लगा रहा है। लेकिन पुतिन के तेवर से साफ दिख रहा है कि वो अपने सोवियत संघ वाले एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए दावे और पुख्ता हो गए कि राष्ट्रपति पुतिन फिर रूस को सोवियत संघ बनाने के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि 1991 से पहले रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और जब सोवियत संघ टूटा तो उसके 15 हिस्से हुए जो 15 देश बन गए, जिनमें ज्यादातर देश पश्चिमी देशों के इशारे पर रूस को आंख तक दिखाने से नहीं हिचक रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों को रूस में मिलाना चाहते हैं। दावा तो ये तक किया गया कि यूक्रेन पर हमले के पीछे की वजह भी यही है कि हालांकि इस जंग की एक बड़ी वजह नेटो भी है, क्योंकि यूक्रेन रूस के लाख मना करने के बाद भी नेटो देशों से नजदीकियां बढ़ा रहा था और इस संगठन में शामिल होने की तैयारी में था। और अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता तो उसकी फौज रूस की सीमा तक पहुंच जाती, जो पुतिन को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। खबर तो ये भी है कि पुतिन अपने इस प्लान के तहत आने वाले दिनों में कई और देशों पर हमला बोल सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ से टूटने के बाद और रूस के मना करने के बाद भी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया समेत कुछ देश नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। यही नहीं, फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की धमकियों के बावजूद नेटो में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, जिसके बाद रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी है, जो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन इन देशों पर हमला कर सकते हैं। इस बीच यूक्रेन से ईस्टर त्योहार मनाने के लिए शरणार्थियों का जत्था पोलैंड में दाखिल होता नजर आया। 1.5 महीने से जारी जंग के बीच लोगों के चेहरों पर राहत दिखी।
जिसकी वजह थी वहाँ मनाए जाने वाला ईस्टर त्योहार। इसके लिए कई लोग सीमा पार कर पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में त्योहार की तैयारी करते नजर आए। वहाँ मौजूद एक शख्स ने तो लोगों का स्वागत गुलाबी रंग के खरगोश की पोशाक में किया। Welcome these refugees and show the world solidarity. That's just my little part to do. ऐसी तस्वीरें पोलैंड और यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद कई हिस्सों में देखने को मिली। वहाँ त्योहार के लिए सड़कों को सजाया गया। साथ ही लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए स्टेशन और एयरपोर्ट पर जुटे नजर आए। जर्मनी ने रूसी कारोबारी एलिशर उस्मानोव की दिलबर नाम की एक लग्जरी यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बेहद उनका करीबी बताया जाता है और इसी वजह से जर्मनी ने उनकी सुपर यॉट को जब्त कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट बताई जाती है। इसे पुतिन के करीबी अरबपति कारोबारी एलिशर उस्मानोव के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था, जिसके तहत जंग शुरू होने के 4 दिन बाद ही एलिशर उस्मानोव पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और अब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में उनकी आलीशान यॉट को भी जब्त कर लिया गया, जिससे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगने से पहले ही एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था जो उनकी बहन चलाती है। लेकिन जर्मनी में यॉट को कब्जे में लेने के बाद अधिकारियों ने बताया कि असल में वो एलिशर उस्मानोव की है और करीब 36 यात्रियों और 96 क्रू मेंबर की क्षमता वाली दिलबर नाम की यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए दुनिया भर की चीजें मौजूद है। बताया गया कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ये यॉट 512 फीट लंबी है, जिस पर 2 हेलीपैड बने हैं। इसके साथ ही इसमें इतना बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल बनाया गया है जैसा अब तक किसी भी यॉट में नहीं बनाया गया। इतनी सारी सुविधाओं की वजह से ही इसकी कीमत भी आसमान छूती है। उस्मानोव की ये लग्जरी यॉट $700 मिलियन से ज्यादा की है, यानी भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 5,300 रुपए है, 300 करोड़ रुपए है। और इतनी महंगी यॉट के मालिक 68 साल के